जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ उसके बाद ही भरतशिला को प्रखंड हो जाना चाहिए था। सफलता कुछ भी नहीं हासिल है, किसी दौर की बातचीत नहीं है, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। संपूर्ण यदि अनुमंडल बन जाता है, भरतशिला प्रखंड बन जाता है तो बहुत बड़ी सुविधा इस क्षेत्र के लोगों की होगी। कमाने का पैसा काफ़ी ज़्यादा है, जिंदगी आराम से चल जाएगी। लेकिन चूंकि यदि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी लें और अपने क्षेत्र के बारे में ना सोचा तो मरने के बाद मुझे कौन याद करेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार हम लोग बिहार में बने हुए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज हमारी जारी है। इस वक्त हम लोग बिहार के बांका जिला के अमरपुर विधानसभा में पहुंचे हैं। अमरपुर की पूरी स्थिति हर चौक चौराहे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई दावेदार हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है और आज इसी कड़ी में हम लोग राजद के संभावित प्रत्याशी रामानंद जी से बातचीत करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि अमरपुर की जो स्थिति है वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे विकास कार्य जो है वो इस क्षेत्र में हुए हैं, बहुत सारी सौगातें भी मिली है, लेकिन समस्याओं का भी अंबार अब तक अमरपुर में है। ऐसा क्या है कि 2025 में आने के बाद भी अमरपुर इतना पिछड़ा हुआ है और उसकी स्थिति कैसे दूर दुरुस्त हो सकती है, व्यापारियों को कैसे मदद मिल सकती है, आम लोगों को जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, गांव गाय गोबर के बीच में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को कैसे और सुविधाएं मिल सकती है, कैसे उनकी दिनचर्या और अच्छी बन सकती है, शिक्षा स्वास्थ्य तमाम मुद्दे पर किस तरह से रामानंद जी सोचते हैं, इसके सब्जेक्ट पर हम बातचीत करने वाले हैं। अमरपुर आए थे तो लोगों से बातचीत हमने किया और उम्मीदवारी के तौर पर हमने लोगों का नाम पूछा तो उसमें रामानंद जी भी एक ऐसे व्यक्तित्व निकले जिनका नाम यहाँ की जनता लेती है। इसलिए हमने रामानंद जी से समय लिया है और अभी इनके आवास पर पहुंचे हैं। भरतशिला ये है। जी हाँ, भरतशिला का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में इस क्षेत्र को उन्होंने अपना प्रखंड घोषित किया हुआ था और अभी शंभुगंज यहाँ का ब्लॉक बना हुआ है। बाहर का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। अब काफी पिछड़ गया है ये क्षेत्र। वजह क्या रही? आपका एक मुहिम भी चलता है भरतशिला को प्रखंड घोषित किया जाए, क्योंकि शंभुगंज से काफी दूर है और बहुत तरह की समस्या होती है। यहाँ से अगर अमरपुर जाने की लोग सोचे तो मुझे लगता है कि जिनके पास साधन संसाधन ना हो वो 2-3 घंटे में अमरपुर पहुंच पाते हैं। कोई बांका जाने की सोचे तो उसको भी 2-2.5-3 घंटा चाहिए। तो अंग्रेजों के जमाने में एक क्षेत्र आपका प्रखंड होता है, क्यों पिछड़ गया था? सबसे पहले तो ये भरतशिला जो है अंग्रेजों के जमाने में तहसील हुआ करता था। तहसील था जी। और ये यहाँ पर कचहरी थी और नीलकोठी भी हुआ करता था। आज भी 60 फीट मोटी मोटी दीवारें यहाँ पर दिखा रही उस नीलकोठी की दीवार मौजूद है, जो बता रही है कि अंग्रेजों ने इसको कितना महत्व दिया हुआ था। हाँ। भविष्य में चूंकि अंग्रेजों का यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध हुआ था, महेंद्र गोप इसी धरती पर छिप करके रहते थे, अंग्रेजों के कचहरी को जला दिया गया था। इस वजह से यहाँ के समृद्धि को ही, संस्कृति को ही जलाने का काम किया अंग्रेजों ने और यहाँ से तहसील को हटा दिया गया, नीलकोठी खत्म कर दी गई, जिस वजह से आज तक यहाँ पर से देखेंगे तो प्रखंड मुख्यालय की दूरी जो प्रखंड भरतशिला होना चाहिए था अंग्रेजों के जमाने के बाद से ही, जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ उसके बाद भरतशिला को प्रखंड हो जाना चाहिए था। यहाँ प्रखंड ना बना करके शंभुगंज प्रखंड बना। यहाँ से शंभुगंज प्रखंड की दूरी 17 किलोमीटर है। मैंने एक प्रयास किया था कि भरतशिला को प्रखंड बनाने का। आज विश्वास करेंगे आप कि 9 पंचायत के मुखिया जी अपने लेटर पैड पर लिख करके दिए हुए हैं कि भरतशिला को प्रखंड बनाया जाए। इसकी कई दौर की बातचीत हुई है हम लोगों की और कई एक मीटिंग भी किए हुए हैं भरतशिला को प्रखंड बनाने का। पर ये प्रखंड अगर नहीं बनता है तो इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। इसके पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो पहले विधायक होते थे हमारे रामदेव यादव जी, वो विधानसभा में भी क्वेश्चन किए हुए थे। इसके पहले के विधायक जनार्दन मांझी जी, वो भी विधानसभा में क्वेश्चन किए हुए थे। दुर्भाग्य है सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। इस वजह से इसको मैंने उठाया और काफी ज्यादा प्रयास किया। प्रयास है, सफलता कब मिलेगी ये भविष्य के गर्त में है, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके लिए प्रयास मेरा जारी है, लेकिन लगातार प्रयास जारी रहेगा। और वजह यही है, आप देखिए एक मुद्दा इनके पास भरतशिला का है, कई सारे मुद्दे और भी हैं। दूसरा मुद्दा भी है। भरतशिला पे हमने सवाल पूछा आपसे तो आपने भरतशिला का जवाब दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, जरा सा एक मिनट और लोगों के लिए क्या सोचते हैं? 1 मिनट और बता देना चाहते हैं कि जब हम भरतशिला को प्रखंड बनाने के बारे में सोचते हैं तो शंभुगंज को भी अनुमंडल बनाया जाए, इस बारे में भी हम लोगों ने प्रयास किया है। शंभुगंज अनुमंडल और भरतशिला प्रखंड। जी हाँ, ये भी मेरा प्रयास है। और सारे मुखिया जी, जितने भी 19 पंचायत के मुखिया जी, प्रमुख साहब और सबको बैठ करके मीटिंग करके हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रयास ही होता है। अभी सफलता कुछ भी नहीं हासिल है,
किसी दौर की बातचीत नहीं है। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। शंभू यदि अनुमंडल बन जाता है, भ्रसीला प्रखंड बन जाता है तो बहुत बड़ी सुविधा इस क्षेत्र के लोगों की होगी। और रही बात जनप्रतिनिधि के बारे में, तो हम एक चीज़ लोगों से बार बार बोलते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो खुल करके बोलते हैं कि आप जनप्रतिनिधि वैसा चुनिए जिसको आप अपनी समस्या बता सके। समाधान होना नहीं होना तो भविष्य की बात है। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि के पास में कोई अलाउद्दीन का चिरा है, वो सारा मंत्र एक बार में कर देगा, किसी की गरीबी दूर कर देगा, किसी का बेरोजगारी दूर कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपनी समस्या उसको बता सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। आप जब तक कि अपनी समस्या बता नहीं पाएंगे तो वो समाधान के बारे में क्या सोचेगा। और आज के डेट में जनप्रतिनिधि क्या होता है कि वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो मैक्सिमम हम 99% लोगों की बात करते हैं कि उनको क्षमता नहीं है कि वो कॉल लगा करके अपने जनप्रतिनिधि को अपनी समस्या बता सके। समाधान की बात छोड़ दीजिए, आप 90 एकदम मेरा दावा है कि 99% लोगों के साथ सर्वे करवा लीजिए, उनके साथ में यदि कोई परेशानी हो जाएगी तो बेशक वह अपने प्रतिनिधि के साथ में अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं। रामानंद जी, एक सवाल मेरा और है। काफी सुखी संपन्न आप हैं, व्यापार भी है, तमाम तरह की चीजें हैं। आखिर ऐसा क्या लगा आपको कि राजनीति में आना चाहिए? क्या देखा आपने, लोगों ने बोला, या फिर आपके खुद विचार में आया कि भाई पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ा जाए? देखिए, अमरपुर की जनता का भी सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि आप एक देखेंगे कि एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, मैक्सिमम 38 पंचायत और एक नगर पंचायत, 39 पंचायत, सारे पंचायत अध्यक्ष जो प्रखंड कमेटी के सदस्य हैं, जो होती है, उनके बाद पार्टी के बाद में भी जो पार्टी में हैं, जो पार्टी में नहीं भी हैं, सब लोगों ने मिलकर के विचार किया कि चूंकि मेरी वाइफ जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की प्रखंड प्रधान महासचिव है जी, तो वो लोग बोले कि आप प्रतिनिधित्व कीजिए, तो इस पर हम लोग सभी एक मत हो जाते हैं। पहले मेरी इच्छा भी नहीं थी, चूंकि हम जाति से बनिया हैं और नहीं चाहते हैं कि हम अथी करें, रिक्स लें। जिंदगी में क्यों रिक्स लें, जिंदगी आराम से चल रही है, 3 बेटी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, खाने का कमाने का पैसा काफ़ी ज़्यादा है, ज़िंदगी आराम से चल जाएगी। लेकिन चूंकि यदि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी लें और अपने क्षेत्र के बारे में ना सोचा तो मरने के बाद मुझे कौन याद करेगा। सच्चाई है, पैसा कमाने की नीयत से नहीं, भरसीला को प्रखंड बनाने की नीयत से, शंभूगंज को अनुमंडल बनाने की नीयत से यदि भरसीला प्रखंड बन जाता है तो 10,000 लोगों को कम से कम डायरेक्टली रोजगार मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र का वह विकास होगा जो कल्पना से परे है। तीसरी बात, लोगों की मानसिक स्थिति मेरे फेवर में थी। सारे लोग मिलकर के आकर के मेरे घर पर, यहाँ पर मीटिंग हुई थी, 150-200 लोग आए हुए थे, बोले कि नहीं आप ही के घर पर मीटिंग होगी। यहाँ पर मीटिंग हुआ, फाइनल हुआ कि नहीं आपको उम्मीदवार ये तय करनी है। तो पहले सबसे पहले तो प्रयास था कि हम वाइफ को भी करने, सर्विस रिजाइन भी नहीं मारना पड़े। तो लेकिन एक मत इस पर नहीं हो पाया है। लोगों की इच्छा थी कि नहीं आप प्रतिनिधित्व कीजिए, आप प्रतिनिधित्व करेंगे तो विधानसभा में जो क्वेश्चन होगा वो आपके लेवल का होगा। मतलब शिक्षित व्यक्ति अगर कोई मुद्दा और लाइफ ही आती है विधानसभा में उस लेवल से उठेगा। ये प्रतिनिधित्व पूरे बिहार लेवल की हो जाएगी। बिहार का प्रतिनिधित्व करवाना है आपसे और बिहार के बारे में सोचवाना है। इस वजह से हम चाहेंगे कि आप करें, तो मैंने सहमति दे दी। अभी भी 15 साल नौकरी है, लेकिन यदि पार्टी तय करती है और टिकट देती है तो मैं खुल करके कहता हूं कि मैं रिजाइन मार दूंगा। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि जो नौकरी ये कर रहे हैं उस नौकरी से रिजाइन दे देंगे अगर पार्टी सहमति से इनको चुनावी मैदान में लाती है। और पार्टी भी डिसीजन में लगी हुई है, तरह तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर। कई उम्मीदवार राजद से टिकट की रेस में हैं। और अभी देखिए राजद के एक और कार्यकर्ता, आप कहेंगे धरातल पर, जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। कुछ सवाल आपसे भी ले लेते हैं। यादव जी हैं आप। यादव जी, क्या लग रहा है अमरपुर में, जैसे हमने रामानंद जी से बात की है, अमरपुर को कैसा उम्मीदवार चाहिए और कैसे आप लोग, जो अमरपुर की सीट लगातार आप लोग हार रहे हैं, वो कैसे जीत में तब्दील हो सकता है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और अगर देखा जाए तो अमरपुर को 2 भाग में पहले बांटिए। जिस समय कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जागरूक नहीं थी, 1951 से लेकर 1990 तक की बात मैं करता हूँ, जिस समय काफ़ी लोग जागरूक नहीं थे। ये जिसको आप कहते हैं सवर्ण जाति के लोग जी, वो तो काफ़ी जागरूक हुआ करते थे। 10 बार इलेक्शन हुआ है, 10 बार चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें कि मात्र 5 बार वो लोग जीते हैं, सवर्ण जीते हैं, सवर्ण जीते हैं। इसके बाद 5 बार अन्य तरफ से ही लोग जीते हैं, जिसमें कि 2 बार शीतल भगत,
एक बार ये क्या कहते हैं कि माधव मंडल जी, 2 बार जनार्दन यादव, और 2 बार जनार्दन यादव जीते हैं जी। तो ऐसा देखने के बाद यह लगता है, फिर 1990 के बाद से अगर यहाँ तक देखिएगा तो इसमें भी आज तक कभी भी सवर्ण जाति के लोग नहीं जीत पाए चुनाव। न जाना अमरपुर विधानसभा को के प्रति शीर्ष नेता क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि बार बार यहाँ का चुनाव हारना पड़ जा रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं आप मानते हैं जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसी में दिक्कत हो जाती है। जी हाँ मतलब अगर मेरी आवाज शीर्ष नेता तक या जा पाए, मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच जाए, तो मैं यह चाहूंगा कि तेजस्वी जी आप गौर से एक बार अमरपुर को देखें, अमरपुर का पूरा अध्ययन करें और यह अध्ययन करने के बाद आप निर्णय लें कि टिकट किन्हें देना चाहिए। किन्हें देना चाहिए, बिल्कुल वही होता है कि शीर्ष नेतृत्व तक उनकी भी दिक्कतें ये होती है कि हर जगह वो पहुंच नहीं पाते। कार्यकर्ता और जो यहाँ के नेता हैं या जो बड़े नेता हैं जिनकी वहाँ तक पहुँच है, वही सारा संदेश सुना देते हैं और उसी संदेश में जो है वो उसी को नेता द्वारा मान लिया जाता है। तो जरूरत है कि धरातल पर चल क्या रहा है इसकी रिपोर्ट स्वयं जो राजद के बड़े नेता हैं और वर्तमान समय में आरजेडी के जो कर्ता धर्ता है तेजस्वी यादव, उनको उस धरातल की रिपोर्ट को भी जानने की जरूरत है। रामानंद जी के पास आएंगे और फिर एक बार हम लोग बातचीत करते हैं रामानंद जी से। रामानंद जी, आपकी राजनीतिक सोच क्या है? भरतशिला तो हमने सोच लिया, प्राइमरी मुद्दा एजेंडा क्या है? क्या देखते हैं आप अमरपुर को? कैसे अमरपुर को विकसित किया जा सकता है? कैसे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है? कैसे यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी भलाई हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ अमरपुर के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरी सोच पूरे बिहार के लेवल पर है। ठीक है, शिक्षा सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से आता है। आप किसी का विकास करना चाहें या कोई व्यक्ति विकास करना चाहते तो शिक्षा मूलभूत में है। शिक्षा व्यवस्था लगभग डैमेज है। आप कल्पना कर लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में जो पुस्तकें हैं 1 के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में 1 के लिए वही पुस्तकें क्यों नहीं है? एक लेवल क्यों नहीं है? ये समस्या है, समानता नहीं। और यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग ज्यादा, जबकि शिक्षा के सब्जेक्ट में ही समानता नहीं है, बच्चों के सब्जेक्ट में ही समानता नहीं है, तो फिर उसके ग्रोथ रेट में समानता कैसे आएगी? और जब तक कि हम शिक्षित नहीं हो जाते हैं तब तक बिहार के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आप कहते हैं ना कि बिहार में राजनीति जो होती है जाति पर होती है, समीकरण पर होती है। इसका मूल कारण भी यही है कि शिक्षा का अभी भी अभाव है। आप इसको शिक्षित करवाइए, बिहार विकसित स्वतः हो जाएगा। अब मूल समस्या में आती है ना कि बिहार के लोग बाहर जाकर के पलायन करते हैं। पलायन रोकना एक मुद्दा है ना, पलायन कैसे रुकेगी? आप शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं आ पाएगा। एक बात बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए जो कि ग्रेजुएट हो, वास्तव में ग्रेजुएट हो और उसको भोजन नहीं मिलता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके पास शिक्षा है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन यदि व्यक्ति मूर्ख रह गया, आप कल्पना देखते होंगे जो जमींदार होते थे पहले, काफी ज्यादा संपन्नता थी, काफी ज्यादा जमीन था, काफी ज्यादा पैसा था, उसका बेटा वो शिक्षित रह गया, सारा जमीन खत्म हो गया। जब तक आप शिक्षा के स्तर को नहीं बढ़ाएंगे कल्पना नहीं कर सकते। रही बात, दूसरी बात आ रही है क्राइम पर। क्राइम तो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। एक दिन में सरकार चाह लेगी तो क्राइम रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसको हम बहुत बड़ी समस्या, इच्छा शक्ति की कमी है। कंट्रोल नहीं होगा, ये संभव भी नहीं है। लोगों के अंदर में भय होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। तीसरी बात आती है विकास की। विकास, हम ये नहीं कहते कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, विकास हुआ है। जो रफ्तार में, जिस रफ्तार में देश चल रहा है उससे भी तेज चलना होगा, तभी ही बिहार अव्वल दर्जे का राज्य बन पाएगा। हम सिर्फ अमरपुर के बारे में नहीं सोचते। हमारा बच्चा, हमारा लड़का अदर स्टेट में जाकर के काम करता है, हमें अफसोस होता है। आप दूसरी बात चले जाइए, शिक्षा पर आइएगा, देखेंगे टीचर के बहाली में उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार हुआ तो पूरे इंडिया से टीचर ला करके बैठा दिए यहाँ पर जी। आज हम अनुमान करते हैं कि मोर देन 50,000 टीचर बाहर से है। डोमिसाइल यदि होता तो हमारे बच्चे होते। फिर ये समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा नहीं कि हम डोमिसाइल लागू करके सारे समस्या का समाधान कर देंगे। हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, तभी हम क्षेत्र का विकास और राज्य का विकास कर पाएंगे। लोगों को राज्य के विकास के पर फोकस करना पड़ेगा। अमरपुर तो एक विधानसभा है,
आप इसको संकीर्णता के साथ में विकास नहीं कर कोई सकते। थीम आपके पास है जो पलायन या रोजगार की बात यहाँ चलती है, कुछ एजेंडा जो आपने बनाया? हो सकता है पार्टी टिकट दे दे, हो सकता है आप विधायक बन जाए, तो कोई थीम है कि आप रोजगार दे पाएंगे, यहाँ के पलायन को रोक पाएंगे? देखिए, पलायन रोकने का सबसे मूल कारण में है यहाँ पर लोगों को पैसा भी नहीं है। आप जब तक उसको रोजगार के लिए पैसा मुहैया उपलब्ध नहीं का, बैंक में जाइए लोन लेने के लिए वहाँ पर घूस मांगता है। ये हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। अब लोग घूस देगा कि लोन लेगा? उसको देना है ब्याज। उसके पास पैसा नहीं है तो घूस कहाँ से देगा? नहीं, पैसा मांग रहा है। पैसा दे भी दिया, लोन लेने के बाद ही घूस देता है। तो हम कहते हैं कि कोई लाख रुपया लोन लिया, उसमें 10,000 टका उसको घूसे देना पड़ गया, तो कमाएगा कि उसको देगा? उसका बिजनेस तो भट्टा बैठ गया। आप लोन लेने की व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। लोगों को रोजगार उपलब्ध, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, ये बात भी सच है, लेकिन उसको अपने सेक्टर में लगाया जा सकता है, ये भी सच है। रोजगार, हम कहते हैं कि पहले टेलीफोन जिस समय नहीं था, लाखों लोगों को टेलीफोन में रोजगार मिला ना। सरकार को रोजगार पैदा करना सरकार का दायित्व बनता है। एक बेहतर सरकार चलाने के लिए, बेहतर राज्य चलाने के लिए, जब तक कि लोग शिक्षित नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो आप इस सुख चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। आपका पड़ोसी गरीब रहेगा तो आप अमीर नहीं हो सकते, ये हमेशा स्वीकारना पड़ेगा। हमारे गांव के सारे लोगों के पास संपन्नता हो तभी हम संपन्न हो सकते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि आपके साथी के पास में एक स्कूटर भी नहीं है और कहीं से आप आ रहे तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, यदि लेकिन आपके सारे साथी के पास में कार है तो आपको कार में बैठा लेगा। इसलिए लोगों के विकास को पहली प्राथमिकता दीजिए कि लोग विकास करें, तभी आप विकसित हो पाएंगे। और ये इस थीम पर हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का। लोगों को बता देते हैं, अभी तो हम कोई किसी पद पर नहीं है, कोई अथी पर नहीं है, लोगों को रोजगार सिखाते हैं, धंधा कर लो, क्योंकि बढ़िया तो हम तो लोगों को धंधा करने के लिए सिखाते हैं। कोई रोजगार कर लो भैया, कोई दुकान कर लो, और ऐसा ढेरे लोगों को हम करवा चुके हैं, चाहे कोई भी एक रोजगार कर लो। दूसरा मिशन होता है मेरा, यदि कोई बहुत गरीब परिवार है, कोई जो कि नहीं, यदि उसके साथ परेशानी होती है तो वहाँ पर जाकर के हम उसको हेल्प करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। ये मेरा काम चलता रहेगा। लोगों को सलाह देने का काम मेरा अभी तक चल रहा है, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि पद पर नहीं है तो अभी सलाह ही दी जा रही है, और एक तरह से जो मशवरा है कुल मिलाकर वो देने का काम रामानंद जी करते हैं। युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है। आखिर में आपसे जानना यही है कि अभी तो चलिए आपकी दावेदारी है आरजेडी में, क्या कोई संकेत मिला है आपको कि टिकट आपकी ओर आएगा? अगर नहीं मिला है तो क्या पार्टी के जो आला कमान है आपके, तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी, उन तक आप संदेश क्या पहुंचाना चाहेंगे कि इस बार क्या सोच के वो अमरपुर में प्रत्याशी का चयन करें, क्योंकि वर्षों से ये सीट आप लोग हारते आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ठीक है। हम दावा भी नहीं करते हैं कि हम आरजेडी के उम्मीदवार हैं। ये दावा आरजेडी के कार्यकर्ता करते हैं। मेरा एक लाइन क्लियर है जी। और आज तक मैंने सदस्यता भी नहीं ली है। अब हम जिस समय ये समझौता हुआ था कि नहीं, आपको लड़ना है, चुनाव लड़ना है, विधानसभा से आना है, प्रतिनिधित्व करना है, तो मैंने कंडीशन डाला था टिकट दिलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन लोगों का कहना था कि नहीं, मेरी पार्टी से लड़ना है, आरजेडी से ही लड़ना है, तो मैंने कहा था कि ठीक है, आप लोग सब मिलकर के सहयोग कीजिए, टिकट यदि पार्टी देती है तो हम तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। रही बात कि आला कमान से उतने बड़े हम आदमी नहीं हैं जो कि तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से अपनी बात को रख सके। ये कार्यकर्ताओं की बात है। कार्यकर्ता यदि उस लेवल तक पहुंचा दें हमें तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम तो जो कर रहे हैं बस उतना ही। बिल्कुल, तो जो अमरपुर में राजद के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के सहारे रामानंद जी को उम्मीद है कि ये तेजस्वी जी तक पहुंच सकते हैं, राजद कार्यालय तक पहुंच सकते हैं, और इस विधानसभा चुनाव से जीतकर जो टिकट अगर इन्हें मिलता है तो जीतकर विधायक की कुर्सी जो है वो आरजेडी की झोली में डाल सकते हैं। राजद के कार्यकर्ता भी हमारे साथ यादव जी बैठे हुए हैं। यादव जी, आखिर में आप क्या अपील लोगों से करेंगे कि इस बार के चुनाव में जो सीट आप लोग बरसों से हारते जा रहे हैं, समस्याओं का अंबार है, विकास भी हुआ है, लोग क्या सोच के इस बार मतदान करें, क्या देखें प्रत्याशी को, कि कैसे प्रत्याशी को चुनकर भेजे चुनावी मैदान में? वैसे तो सर हम राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भी हैं, प्रखंड इकाई शंभूगंज के जी। मैंने लालू यादव से मिलकर के भी, खास तौर पर मैंने मिलकर के भी उनसे यह रिक्वेस्ट किया कि अमरपुर को सर आरजेडी सीट में ही रखें, और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से
किसी व्यावसायिक वैश्य समुदाय के लोगों पर ही यह ट्रायल किया जाए। मतलब आपको लगता है कोई वैश्य समाज का व्यक्ति है? निश्चित, पक्का। अगर लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने अगर इस बात को सुना और अगर उन्होंने टिकट देने का काम किया, हम एक कार्यकर्ता की हैसियत से यह दावा करते हैं कि निश्चित रूप से अमरपुर विधानसभा का सीट निकल जाएगा। बिल्कुल, देखिए राजद के कार्यकर्ता हैं और बड़ा दावा इन्होंने किया है कि कोई वैश्य समाज का व्यक्ति ही इस सीट को जिताकर पार्टी की झोली में डालने का काम करता है। बहरहाल अमरपुर की स्थिति पर पार्टी आला कमान क्या सोचते हैं और उनकी परिभाषा में अमरपुर को किस नजरिए से देखा जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कौन यहाँ का प्रत्याशी बनता है और किसे यहाँ विजय मिलती है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। बांका में हम लोग बने हुए हैं और बिहार के अलग अलग सीटों पर जाकर भी आपको वहाँ का हाल दिखा रहे हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रामानंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यादव साहब आपका भी बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सर, धन्यवाद।